नमस्कार। आज हम बात करेंगे केयर फ्रीडम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये प्लान किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि ये पॉलिसी ना दो अलग अलग तरह से आती है। एक है प्लान 1 जो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए है और इसमें कोई प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा है प्लान 2 जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी उम्र 46 साल या उससे ज़्यादा है। हाँ, इसमें उम्र और सम इंश्योर्ड के हिसाब से मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है दोनों में। अच्छा, तो इस पूरे प्लान को ठीक से समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे खर्च में कितनी हिस्सेदारी होगी, इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें इसमें कवर नहीं होती और सबसे ज़रूरी क्लेम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, यानी लागत में हिस्सेदारी। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही ये तय होता है कि जब क्लेम का समय आएगा तो कितना पैसा जेब से देना होगा। इसमें 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है सम इंश्योर्ड। इसको ना ऐसे समझिए जैसे ये साल भर के लिए हेल्थ कवरेज का एक बैंक अकाउंट है। मतलब ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी साल में इलाज के खर्चों के लिए देगी। दूसरा टर्म है डिडक्टेबल। ये वो अमाउंट है जो किसी भी क्लेम पर सबसे पहले अपनी जेब से देना पड़ता है। जब तक ये रकम पूरी नहीं हो जाती, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करना शुरू नहीं करती। और हाँ, ये 1 साल की लिमिट होती है। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, को पेमेंट। अब देखिए, एक बार जब साल का डिडक्टेबल पूरा हो जाता है, उसके बाद जो भी क्लेम आएगा उसमें बिल का एक फिक्स्ड परसेंट, मान लीजिए 20 या 30% पॉलिसी होल्डर को देना होता है। बाकी का हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी देती है। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए सम इंश्योर्ड 5 लाख है और डिडक्टेबल 2 लाख। अब साल का पहला क्लेम आया 75,000 रुपए का। ये पूरा का पूरा अपनी जेब से देना होगा क्योंकि ये 2 लाख के डिडक्टेबल के अंदर है। अब 2 लाख में से 1,25,000 का डिडक्टेबल बचा है। कुछ समय बाद दूसरा क्लेम आया 2.5 लाख का। तो अब क्या होगा? पहले डिडक्टेबल का बचा हुआ 1,25,000 इस बिल में से कटेगा और फिर जो बाकी के 1,25 लाख बचे वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अब जब ये समझ आ गया कि पैसे का हिसाब किताब कैसे होगा, तो अब देखते हैं कि ये पॉलिसी आखिर कवर क्या क्या करती है, इसके फायदे क्या हैं। देखिए, इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो तो हैं ही, जैसे 24 घंटे से ज्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन। साथ ही डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें 24 घंटे रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और डिस्चार्ज के बाद के खर्चे भी इसमें शामिल हैं। और हाँ, इसमें आयुष ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेद, होम्योपैथी वगैरह भी कवर होता है। एक और अच्छी बात है डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कुछ शर्तों के साथ घर पर भी इलाज का खर्चा मिल सकता है। अब आते हैं इस पॉलिसी के एक बहुत ही दमदार फीचर पर। इसे कहते हैं रिचार्ज ऑफ सम इंश्योर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्लेम की वजह से साल के बीच में ही पूरा सम इंश्योर्ड मतलब 100% कवर खत्म हो जाए, तो कंपनी उसी साल में किसी दूसरी मतलब असंबंधित बीमारी के लिए पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड फिर से रिस्टोर कर देगी। ये वाकई एक जबरदस्त फायदा है। इसके अलावा भी कुछ और बढ़िया फीचर्स हैं, जैसे 18 साल से ज्यादा उम्र के हर सदस्य के लिए एनुअल हेल्थ चेकअप की सुविधा है। डायलिसिस के लिए भी एक लिमिट तक कवर मिलता है और एक कंपेनियन बेनिफिट भी है, जिसमें अगर कोई लगातार 10 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहता है तो एक मुश्त रकम मिलती है। अच्छा, फायदे तो हमने देख लिए, पर एक समझदारी इसी में है कि ये भी पता हो कि पॉलिसी में क्या क्या कवर नहीं होता। तो चलिए अब जरा इसकी लिमिटेशंस यानी सीमाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। किसी भी हेल्थ पॉलिसी में ना कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं। जैसे पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन तक एक्सीडेंट को छोड़कर किसी और बीमारी का इलाज कवर नहीं होता। फिर कुछ खास बीमारियां हैं जैसे मोतियाबिंद, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट। इनके लिए 24 महीने यानी 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और सबसे ज़रूरी, अगर पॉलिसी लेते समय कोई बीमारी पहले से है तो उसके इलाज के लिए भी 24 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। और फिर कुछ चीजें हैं जो पॉलिसी में कभी कवर नहीं होती, जिन्हें परमानेंट एक्सक्लूजन कहते हैं, जैसे कि मैटर्निटी यानी बच्चे के जन्म से जुड़े खर्चे, कोई भी कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी जब तक कि वो किसी एक्सीडेंट की वजह से जरूरी ना हो। ओपीडी कंसल्टेशन और ज्यादातर डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर नहीं होते। साथ ही चश्मे, हियरिंग एड्स जैसी बाहरी चीजों का खर्च भी इसमें शामिल नहीं है। और हाँ, ये पॉलिसी सिर्फ भारत में कराए गए इलाज के लिए ही है। तो चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। मान लीजिए जरूरत पड़ गई तो क्लेम कैसे करना है? इस पॉलिसी को इस्तेमाल करने का प्रोसेस क्या है? क्लेम सेटल करने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला है कैशलेस।
ये सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल में ही मुमकिन है। इसमें अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ते, इंश्योरेंस कंपनी सीधे हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है। दूसरा तरीका है रीइंबर्समेंट। इसमें इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। बिल पहले खुद भरना होता है और फिर बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके कंपनी से पैसा वापस मिल जाता है। अब चाहे कोई भी तरीका हो, क्लेम का प्रोसेस स्मूथ रहे, इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन के 48 घंटों के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर कैशलेस क्लेम करना है तो हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले ही कंपनी से प्री ऑथराइजेशन लेना होता है और डिस्चार्ज होने के 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम फॉर्म के साथ सारे ओरिजिनल बिल और रिपोर्ट जमा करने होते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहली बात, ये प्लान 2 अलग अलग उम्र के ग्रुप्स के लिए है। दूसरी, अपनी जेब से कितना देना है ये डिडक्टेबल और को पेमेंट पर निर्भर करेगा। तीसरी, 100% सम इंश्योर्ड का रिचार्ज इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और चौथी, पहले से मौजूद बीमारियों के लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, ये याद रखना है। और हाँ, कैशलेस सुविधा के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल चुनना सबसे अच्छा रहता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचना जरूरी है। जब भी कोई हेल्थ पॉलिसी देखते हैं तो ज्यादा जरूरी क्या होता है? उसमें मिलने वाले फायदों की लंबी लिस्ट या फिर उन चीजों की लिस्ट जो उसमें कवर नहीं होती, यानी एक्सक्लूजन्स? सोचिएगा जरूर।